अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला टॉपिक कर रहे हैं अपन। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभ चल रहे थे आपके। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभ और गैर आर्थिक लाभों के बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इसमें लाभों के अंतर्गत अपना लास्ट जो पॉइंट था वो आर्थिक संकट काल में सहायता था कि एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करता है, जब उस देश के ऊपर प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से कोई भी संकट आ जाता है तो हम दूसरे देश से सहायता ले सकते हैं और सहायता लेकर उस संकट को दूर किया जा सकता है। यदि अगर आंतरिक व्यापार ही होता रहे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ना हो या सीमित मात्रा में हो या बहुत ही कम मात्रा में हो, तो हम सिर्फ उनसे व्यापारिक संपर्क ही बना पाते हैं और संबंध हमारे नहीं बनते, जिससे वो हमारे सामने कोई भी संकट जब आए या आता है तो वो हमारी जो है सहायता नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, क्योंकि संबंधों का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। व्यापार ठीक है, बात करते हैं कि लाभ तो होता ही है कमाना व्यापार का, लेकिन कई कई जगह हमें संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए लाभ को कम भी करना पड़े तो हमें कर देना चाहिए, क्योंकि जब संबंध अच्छे होते हैं तो हमारे सामने जब कोई भी संकट आता है और जब हमारा दोस्त या हमारा कोई देश हमारे सामने खड़ा रहता है उस संकट से निपटने के लिए, तो हम उस संकट से आराम से निपट सकते हैं। इस प्रकार हमने आर्थिक संकट में सहायता वाला पॉइंट किया था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मूल्यों में समानता। मूल्यों में समानता, मूल्य क्या होते हैं? कीमतें होती है। कभी कई बार देखा होगा आपने कि बाजार में आप जाते हो कोई भी आइटम खरीदने, एक वस्तु की कीमत कहीं पर ज्यादा है, उसी वस्तु की उसी ब्रांड की सेम होगी वही चीज दूसरे देश पर दूसरी जगह जाए तो कीमत कम होती है। तो कीमतों में समानता होनी चाहिए। इसके लिए क्या हो, कई बार होता है कि कीमतें एक जगह ज्यादा और कई जगह कम होती है, तो जहां पर कीमत ज्यादा है और जहां पर कीमत कम है तो वहां से कम कीमत से वस्तु उठाकर ज्यादा जहां पर कीमतें बढ़ रही है वहां पर लाकर उस वस्तु को यानी उसकी पूर्ति को बढ़ाकर हम मूल्यों में समानता स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कीमतों में समानता होना ही उपभोक्ता के लिए काफी अच्छा माना जाता है, अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कीमतें लगातार बढ़ती रहेगी या कीमतें असमान रहेगी तो उपभोक्ता का विश्वास खत्म हो जाता है कि कौन सी वस्तु सही है और कौन सी वस्तु गलत है। इस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह पर उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ाकर हम मूल्य में समानता स्थापित कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ गई, सूखा पड़ गया और जनसंख्या तो हमारे यहाँ पर ज्यादा है। अब जनसंख्या ज्यादा होने पर कोई भी वस्तु हो, चाहे खाद्य पदार्थ से संबंधित हो, चाहे वो आपकी और भी चीजों से संबंधित हो, उसकी मांग बढ़ेगी। और जब प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे यहाँ पर उत्पादन नहीं हुआ है तो मांग के बढ़ने से कीमतों को बढ़ने पर रोकने के लिए हम दूसरे देश से उस वस्तु को मंगाकर पूर्ति को बढ़ाकर कीमतों में स्थिरता या कीमतों में समानता ला सकते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मूल्यों में समानता स्थापित की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मूल्यों में समानता के बाद आगे आएगा आपका विदेशी मुद्रा का अर्जन। विदेशी मुद्रा का अर्जन। विदेशी मुद्रा कहां से प्राप्त होगी? हम तो नहीं बना सकते, हम तो हमारे देश की मुद्रा ही बना सकते हैं। और हमारे देश में भी मुद्रा या नोट निर्गमन का जो अधिकार होता है वो किसको होता है? आरबीआई को होता है। रिजर्व बैंक क्या करता है? नोट छापता है। नोट निर्गमन का अधिकार होता है उसको। 2 रुपए, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपए के नोटों का निर्गमन करने का अधिकार किसको होता है? आरबीआई को होता है। बचेगा 1 रुपए का नोट और सिक्के, ये किसके द्वारा? सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं,
ये तो हो गई हमारे देश की मुद्रा। अब हमें अगर किसी देश से, जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं, हम जब व्यापार कर रहे हैं और दूसरे देशों से किसी भी वस्तु का आयात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पर कम मात्रा में होती है या जिनकी लागत हमारे यहाँ पर ज़्यादा होती है या जो ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पर उस वस्तु की मांग है, तो उस बढ़ती हुई मांग को रोकने के लिए या पूरा करने के लिए हमें विदेशों से वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। उस आयात का भुगतान हम किसके द्वारा करेंगे? हम जिन वस्तुओं का निर्यात करेंगे उससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्ति होती है। हालांकि ऊपर एक्सचेंज कराकर भी भुगतान कर सकते हैं, लेकिन आप विदेशी वस्तुओं के आयात के बदले में अपने जो भुगतान होंगे वो हम निर्यातों को बढ़ाकर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे हमारा व्यापार संतुलन जो है प्रतिकूल नहीं होगा। इसके अलावा कोई ऐसी वस्तु है जो हमारी यहाँ की वस्तु विदेशों में बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है, विदेशों में हमारी उस वस्तु की मांग ज़्यादा है, तो हम उन निर्यात उद्योगों में उत्पादन को बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करके विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं और उस विदेशी मुद्रा से जो हमें प्राप्त हुई है उससे हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का आयात करके उनका भुगतान किया जा सकता है। साथ में निर्यातों को बढ़ाया है और आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाकर हम अपने व्यापार संतुलन को, भुगतान संतुलन को अनुकूल भी कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी मुद्रा का जब अर्जन ज्यादा मात्रा में होगा निर्यातों को बढ़ाने के फलस्वरूप, तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय तो देखो क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कोई भी वस्तु जो हमारे यहाँ से निर्यात हो रही है, जब उस उद्योगों में उस वस्तु की मांग बढ़ेगी तो श्रमिकों को और ज्यादा रोजगार प्राप्त होता है और श्रमिकों को जब और ज्यादा रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा, साथ में बचत भी बढ़ती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जा सकता है और विदेशी मुद्रा से हमारे देश की प्रगति भी होगी, हमारे देश का विकास भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अनुसंधान तथा विकास में प्रगति। अनुसंधान तथा विकास में प्रगति। अनुसंधान तथा नोट डाउन करिए इसको। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभों में अनुसंधान तथा विकास में वृद्धि भी होती है या प्रगति होती है। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जब अपन दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं तो प्रत्येक देश विदेशों से आयातित वस्तु को देश में बनाने का ही प्रयास करता है और देश में जो वस्तु विदेशों से आ रही है उसको जब अपने देश के अंदर बनाया जाता है तो वो आपकी आयात प्रतिस्थापन की नीति कहलाती है। आयात प्रतिस्थापन नीति क्या होता है? इसके अंतर्गत हम जिन वस्तुओं को विदेशों से मंगा रहे थे उन वस्तुओं को या तो कम मात्रा में मंगाएं या हम उन वस्तुओं को हमारे देश में ही बनाने लगे, तो ये आपकी आयात प्रतिस्थापन की नीति कहलाती है, क्योंकि हम पहले उन वस्तुओं का क्या कर रहे थे? आयात कर रहे थे। इसके बदले में हमें पैसा देना पड़ रहा था और जब पैसा देना पड़ रहा था तो हमारा पैसा जब विदेशों में जाएगा यानी हम जब उसका भुगतान करेंगे तो हमारे देश के विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाकर और निर्यातों में वृद्धि करके या निर्यातों में वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नए अनुसंधान, नई खोजें, नई टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। तभी हम आयात को कम करके या उस आयात को बंद करके और निर्यात को बढ़ाकर अपने देश के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर तो दूसरे देश जो है, दूसरी बात ये आती है कि उत्पादन तो बढ़ाया आपने, निर्यातों में तो वृद्धि की,
लेकिन उस निर्यातों में वृद्धि करने के साथ साथ आप जो भी आइटम बना रहे हो, जो भी वस्तु बना रहे हो, जिस भी वस्तु का आप निर्यात कर रहे हो, उसकी लागत को क्या किया जाना चाहिए, न्यूनतम लागत करने का प्रयास करना चाहिए। और आपकी जो न्यूनतम लागत है वो न्यूनतम लागत किसके द्वारा होगी, अनुसंधान के द्वारा, नई नई खोजों के द्वारा, नए नए अनुसंधान के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण हम जब दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, अपनी वस्तु को दूसरे देशों में वर्चस्व स्थापित करने के लिए हमें लगातार नए नए अनुसंधान करने पड़ेंगे, विकास करना पड़ेगा, प्रगति करनी पड़ेगी, तभी हम न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके अपनी वस्तु को विश्व के देशों में तथा हमारे देश में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में भी बहुत जो आइटम बन रहा है वो दूसरे देशों से भी आ रहा है। दूसरे देशों में जब हमारी वस्तु जा रही है तो दूसरे देशों में दूसरे देशों से भी वस्तु आ रही है। कहने का मतलब उस प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए, अपने माल का वर्चस्व बनाए रखने के लिए अनुसंधान करना बहुत ही आवश्यक है। और जब अनुसंधान होगा तो विकास का बढ़ना निश्चित है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अनुसंधान तथा विकास में प्रगति करने का भी अवसर मिलता है। इसके आगे नेक्स्ट है आपका कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता यह आपका आर्थिक लाभों के अंतर्गत ही आएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही आवश्यक कच्चा माल, आवश्यक मशीनें, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, इन चीजों का आयात करके औद्योगिक विकास किया जा सकता है। अनेक अर्थशास्त्री, बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं, चाहे आप क्लासिकल अर्थशास्त्र ले लो, चाहे आप आधुनिक अर्थशास्त्र ले लो, चाहे आप नव क्लासिकल अर्थशास्त्र ले लो, ये सारे अर्थशास्त्री कहते हैं हमारे देश का जो औद्योगिक विकास हुआ है, यानी 20वीं शताब्दी के बाद जो हमारे देश का औद्योगिक विकास हुआ है वो विदेशी टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण ही हो सका है। और विदेशी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर कब आई है, जब हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया है, उनसे व्यापारिक संबंध अच्छे बनाए हैं। और जब व्यापारिक संबंध अच्छे बनते हैं तो राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक संबंध भी अच्छे हो जाते हैं। इस प्रकार 20वीं सदी का जो आर्थिक विकास हुआ है मुख्यतः किस पर डिपेंड करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, या आप इसको विदेशी व्यापार भी बोल सकते हो। आज जब हम दूसरे देशों से के बराबर या थोड़े से कम विकास में खड़े हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो माना जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ही होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमारे यहाँ पर नहीं है। टेक्नोलॉजी की बात कर लो, नवीनतम मशीनरी की बात कर लो आप, इसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है जिसमें कच्चा माल ऐसा उसमें यूज होता है जो हमारे देश में अवेलेबल नहीं होता है। तो हम उस देश से मंगाकर अपने देश का औद्योगिक विकास कर सकते हैं और हम भी विकसित देशों की श्रेणी में या विकसित देशों की श्रेणी में आने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार कच्चे माल की उपलब्धता से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभों के अंतर्गत ये कच्चे माल की उपलब्धता भी आता है। लास्ट पॉइंट है इसका प्रबंध तथा व्यापारिक कौशल का विकास। प्रबंध तथा व्यापारिक कौशल का विकास। प्रबंध का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। व्यापारिक कौशल का मतलब व्यापार करने के लिए आपके कौशल का विकास होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि व्यापार भी एक कला होती है, व्यापार भी एक आर्ट होती है। हर कोई व्यक्ति व्यापार करके उसको लाभ अर्जित नहीं कर सकता, अपने व्यापार को ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है जब तक उसमें कौशल का विकास नहीं होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित देशों के मध्य व्यापारिक सहयोग के बढ़ने के कारण व्यापारिक विधियां, प्रबंध कला, विक्रय प्रबंध, वित्तीय प्रबंध जैसे कि
के लिए मैनेजमेंट होता है, प्रबंध किया जाता है। ऐसे ही नहीं है कि आपने सोचा और आपने स्टार्ट कर दिया, इसके लिए आपको अनुभव भी होना चाहिए। तो व्यापारिक प्रबंध हो गया। विक्रय प्रबंध यानी आप कोई भी वस्तु बना रहे हो, कोई भी आइटम बना रहे हो, उसको बेचने के लिए इसका भी एक मैनेजमेंट होता है, विक्रय प्रबंध हो गया। इसके अलावा वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसकी अपन बात करते हैं। आपने व्यापार सोचा कि मुझे व्यापार करना है और उसके लिए आपके पास जब पैसा ही नहीं है, वित्तीय प्रबंध ही नहीं है, तो आप व्यापार नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब जब हम दूसरे देशों से संपर्क में आए हैं तो विक्रय प्रबंध हो गया, व्यापारिक विधियां हो गई, इसके अलावा व्यापारिक प्रबंध हो गया, वित्तीय प्रबंध हो गया। ये सारी चीजें हमने उन देशों से ही सीखा है। विपणन विधि हो गई, ये सारी चीजें हम उन देशों से सीखी है, जिससे हमारे देश की वस्तुओं का व्यापार बढ़ा है, साथ में आर्थिक विकास भी होने लगा है। तो इसके अलावा विज्ञापन प्रबंध की बात करते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हो, जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन के द्वारा आपकी आइटम जो है या आपकी जो वस्तु है दूसरे लोगों की नजरों में आती है, जिससे वस्तु की बिक्री का बढ़ना निश्चित है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रबंध तथा व्यापारिक कौशल का विकास हम लोगों ने उन देशों से ही सीखा है, जिससे औद्योगिक विकास आगे बढ़ा है, व्यापार आगे बढ़ा है, विकास बढ़ा है, राष्ट्रीय आय बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, टेक्नोलॉजी में हमने प्रगति की है। ये सारे विकास इस व्यापारिक तथा प्रबंध इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपके सारे आर्थिक लाभों के अंतर्गत थे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ में ये आपका आर्थिक लाभ हो गया। आर्थिक लाभ हुई जो इकोनॉमिक वाइज आय के अकॉर्डिंग वृद्धि होती है, वो था। अब अपन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से गैर आर्थिक लाभ। नोट करिए, बी वाला पॉइंट होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से गैर आर्थिक लाभ। गैर आर्थिक लाभों के अंतर्गत क्या आता है? गैर आर्थिक लाभ का मतलब होता है जिससे आय में कोई वृद्धि, मतलब इकोनॉमिक वाइज कोई वृद्धि नहीं हो रही है। गैर आर्थिक लाभ का मतलब होता है इससे संबंधित, यानी आर्थिक लाभ से संबंधित जो दूसरे लाभ होते हैं वो गैर आर्थिक लाभ के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब व्यापारिक संबंध तो हमारे हुए हैं, वस्तुओं का तो विनिमय हुआ है, वस्तुओं और सेवाओं का तो आयात निर्यात हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ हमने जब से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया है तब से हमें आर्थिक लाभों के साथ साथ गैर आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुए हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो आपका पॉइंट था वो था शिक्षाप्रद महत्व। शिक्षाप्रद महत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक लाभ में निश्चित तौर पर निस्संदेह वृद्धि हुई है। उससे हम बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते कि हमें उससे नुकसान ज्यादा और लाभ कम हुआ है। उससे लाभ की जगह लाभ हुआ है और थोड़ा बहुत हमें नुकसान भी हुआ है। इसके बारे में हानियां जो है अपनी आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, उसके बारे में अपन जब ये आपका गैर आर्थिक लाभ हो जाएगा उसके बाद अपन हानियां या नुकसान के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि हमने अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार किया है, ठीक है, उससे लाभ हुआ है, लेकिन कई कई जगह ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमें लाभ की जगह हानि भी हुई है। क्योंकि कोई भी जो चीज होती है उसके दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो अपन जब सकारात्मक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं
है। कहने का मतलब जब एक देश दूसरे देश के संपर्क में आता है, उससे वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करता है, तो उससे बहुत सारे और भी संबंध बन जाते हैं, जैसे राजनीतिक संबंध, धार्मिक संबंध, आर्थिक संबंध तो बने ही थे आपके, इसके अलावा सामाजिक संबंध, ऐसे बहुत सारी चीजें बन जाती है। तो जब हम वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं, इसके अलावा अगर हमारे यहाँ पर और अच्छी एडवांस जो है एजुकेशन नहीं है और हमारे यहाँ के व्यक्ति या हमारे यहाँ के लोग जो कि बहुत अच्छी हाई स्किल वाले लोग हैं, यहाँ पर शिक्षा के अभाव में वो विदेशों में जाकर उस शिक्षा को प्राप्त करके ऐसी इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके हमारे देश का विकास कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ विदेशों में पाई जाती है, हम उनको बना भी लेंगे या हम उनको मंगा भी लेंगे, तो उनको चलाने के लिए, उनको लगातार बनाए रखने के लिए इस प्रकार की शिक्षा का होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार शिक्षा प्रथम महत्व इसके अंतर्गत आता है कि आप जो है वहां पर जाकर उस प्रकार की उच्च टेक्नोलॉजी वाली शिक्षा लेकर हायर एजुकेशन करके अपने देश का और आपका विकास कर सकते हो। विदेशी व्यापार जो है ये ज्ञान को स्थानांतरित कैसे करेगा? जब यहाँ का व्यक्ति विदेश में जाएगा तो उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेगा, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी का अध्ययन करेगा और वो हमारे देश में आकर उसका जो है सारा महत्व बताएगा, उसका यूज करने का तरीका बताएगा, उसको मेंटेन करने का तरीका बताएगा, तो हमारे देश का उस देश के जैसे विकास होना निश्चित माना जाएगा। इस प्रकार अगर हमारे यहाँ पर उन चीजों का अभाव पाया जाता है, हमें उस प्रकार की नॉलेज नहीं है, उस प्रकार का हमें ज्ञान नहीं है, तो वो विकास की प्रक्रिया लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती है। इस प्रकार शिक्षा का महत्व काफी मात्रा में होता है और होना भी चाहिए। मिल जो कि प्रोफेसर मिल है, उन्होंने कहा है विदेशी व्यापार एक देश के निवासियों में नवीन विचारों को जागृत कर तथा उनकी आदतों को बदलकर उनमें नवीन इच्छाओं की बड़ी आकांक्षाओं एवं दूरदर्शिता को जन्म देता है। पहले हमारे यहाँ के लोग परंपरावादी विचारधाराओं से जुड़े हुए थे, यानी वही पुराने रीति रिवाज चलते रहे, वही सामाजिक प्रथाएं हमारे यहाँ पर चलते रहे। लेकिन जब से हम विदेशी देशों के या विकसित देशों के संपर्क में आए हैं, हमारे जो परंपरागत विचार हैं वो धीरे धीरे और कम होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी दूसरे देश के संपर्क में आते हो तो उसकी अच्छाई और बुराई, यानी कि अच्छाई को ज्यादा एक्सेप्ट करके बुराई को नहीं एक्सेप्ट करके या कम एक्सेप्ट करके, क्योंकि कई बार क्या होता है अच्छाई के साथ बुराई को भी लेना पड़ता है। इस प्रकार नई नई जो दूरदर्शिताएं होती है, नई नई जो आकांक्षाएं होती है, वो हमारे देश के लोगों में भी पनपने लग जाती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से शिक्षा का महत्व जो है काफी बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सभ्यता का विकास। ये आपके इंडेक्स में बनाए थे, अपने तालिका में बनाई थी, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं पॉइंट्स। सभ्यता का विकास जब आप विदेशी देशों के संपर्क में आते हो या विकसित देशों के संपर्क में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण, तो हमारी व्यापारिक संबंध के साथ साथ हमारे राजनीतिक, हमारे उनकी सभ्यता, इन चीजों के संपर्क में भी हम आते हैं और उन सभ्यताओं को धीरे धीरे अपनाने की कोशिश भी करते हैं, जिससे हमारे देश का विकास होता है। साथ में जो है नई नई संस्कृति, नई नई सभ्यता, ये सारी चीजें धीरे धीरे पनपने लगती है और हम भी जो है विकसित देशों के साथ जो है आगे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे सभ्यता का विकास, पश्चिमी सभ्यता का विकास हमारे देश के अंदर होने लगा है और हम भी उन देशों के जैसे सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं, पैसे को इन्वेस्ट करने लगे हैं, उद्योगों का विकास करने लगे हैं, शिक्षा में जो है हम आगे बढ़ने लगे हैं, पिछड़ी हुई रीतियों या परंपरावादी रीति रिवाजों को छोड़ने लगे हैं, लड़कियों को आगे बढ़ाने लगे हैं, नई सोच का विकास हुआ है। कुल मिलाकर हम बात करते हैं तो हमारी सभ्यता का भी विकास होने लगा है, यह सभ्यता आगे बढ़ने लगी है। लास्ट पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा एकता की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा
एकता की स्थापना। यह आपके गैर आर्थिक लाभों के अंतर्गत लास्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा एकता की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो विभिन्न राष्ट्रों के संपर्क में आते हैं और हम एक दूसरे को समझते हैं। कहने का मतलब अभी आपको पता होगा कि मोदी जी अमेरिका गए थे, मोदी जी सऊदी अरब गए थे, मोदी जी संयुक्त अरब अमीरात गए थे, इन सब देशों के गए थे। तो वहां पर वो गए, उन देशों के लोगों से मिले, उन देशों के मंत्रियों से मिले और उनके संपर्क में आए। इससे क्या होता है, इससे आपसी सहयोग की भावना जागृत होती है। जब हम दूसरे देशों के लोगों से मिलते हैं, दूसरे देशों के लोगों के संपर्क में आते हैं तो हमारी आपसी समझ बढ़ती है, आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है। अगर हमारे कोई चीज या हमारे यहाँ पर देश में नहीं है तो वो देश हमारे यहाँ पर देने की कोशिश करता है। उस देश में कोई चीज की कमी है तो हमारे द्वारा उस देश को वो चीज प्रदान की जाती है। इसके फलस्वरूप चारों तरफ शांति का वातावरण बनता है, राजनीतिक संबंध अच्छे बनते हैं, इसके साथ साथ जो है विकास भी बढ़ता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा एकता की स्थापना, क्योंकि जब एक व्यक्ति कोई काम करता है या एक देश कोई काम करता है, उसकी अपेक्षा अगर सारे देश मिलकर उस काम को करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकता की स्थापना होगी और एकता में ही शक्ति निहित होती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ये आपकी गैर आर्थिक लाभ है, जिसमें आपका शिक्षाप्रद महत्व हो गया, सभ्यता का विकास हो गया, अंतर्राष्ट्रीय तथा एकता की स्थापना हो गई। ये सारी चीजें विश्व शांति को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा एकता की स्थापना में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विश्व में जब शांति होगी तो चारों तरफ शांति का माहौल होगा तो विकास का बढ़ना निश्चित है। इन सब विश्लेषणों के आधार पर, उपयुक्त विश्लेषणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व केवल सस्ती वस्तुएं या विविध वस्तुओं की उपलब्धता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। कहने का मतलब आर्थिक लाभों के साथ साथ ये जो आपके गैर आर्थिक लाभ हैं वो भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ को अर्जित करने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए। इस प्रकार आर्थिक लाभ और गैर आर्थिक लाभ, इन दोनों लाभों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ दिन ब दिन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो महत्व है वो दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ये आपका गैर आर्थिक लाभ हो, इसके पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, आर्थिक लाभ ले लो, गैर आर्थिक लाभ ले लो। इन पॉइंट्स को करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हमने अपनाया है इससे क्या क्या हानियां हैं या क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी समस्याएं हैं तो प्लीज आप पूछिए, व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए कि ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। थैंक यू।